अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर, चैप्टर नंबर 20 का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम इसके 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला टॉपिक जो हम अभी देखने जा रहे हैं वो है यूज़ ऑफ लोकेटिंग एजेंट्स, कि लोकेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, लोकेट जैसे कि इसके नाम से ही आपको आइडिया होगा, लोकेट का मतलब है किसी चीज़ को यानी किसी चीज़ की लोकेशन फाइंड करना कि अभी कोई चीज़ जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। लोकेटिंग एजेंट यानी कि वो केमिकल जो कि किसी दूसरे की लोकेशन को डिटेक्ट कर रहा है, वो होगा लोकेटिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर कौन सा है, क्रोमेटोग्राफी का। ये क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक एजेंट यूज़ किया जाता है जिसको लोकेटिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में ये कंसेप्ट था कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो जस्ट कलर्ड कंपाउंड की सेपरेशन के लिए यूज़ होती है, लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया तो उन्होंने देखा कि कलर्ड और अनकलर्ड दोनों कंपाउंड को जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब ये जो लोकेटिंग एजेंट कौन से कंपाउंड के लिए यूज़ किए जाते हैं, कलरलेस कंपाउंड के लिए, वो कंपाउंड जिनका कोई खास कलर नहीं होता, और दूसरा इनविजिबल सब्सटेंस। इनविजिबल सब्सटेंस यानी कि वो सब्सटेंस जो कि होते तो हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, उनको इनविजिबल सब्सटेंस बोलेंगे। उनकी डिटेक्शन के लिए लोकेटिंग एजेंट को यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ठीक है, तो अब लोकेटिंग एजेंट को यूज़ कैसे किया जाएगा, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वो जो क्रोमेटोग्राम आता है जिसके ऊपर हमने स्पॉट लगाया होता है, इसकी ये बेस लाइन बनाई हुई होती है इस तरीके से। तो अब मैंने आपको बताया था कि हम एकदम से नेकेड आई से इसको डायरेक्ट नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन जब हम इस क्रोमेटोग्राम को यूवी लाइट के अंदर देखते हैं तो हमें ये स्पॉट्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हमें यूवी लाइट के अंदर ये चीज़ें ना नज़र आएँ तो इसके अलावा भी हम यानी कि एक एजेंट केमिकल यूज़ कर सकते हैं। और केमिकल को क्या किया जाता है, इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। जो हमारे पास क्रोमेटोग्राम होता है उसके ऊपर किसको किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। जब हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करने से क्या होगा कि वो जो केमिकल होगा वो इन कंपोनेंट जो कि इनविजिबल है या कलरलेस हैं उनके साथ रिएक्ट करके उसको कलर्ड कंपाउंड में चेंज कर लेगा, तो जिससे फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे यूज़ करना है लोकेटिंग एजेंट को, क्रोमेटोग्राम के ऊपर स्प्रे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक केमिकल है यानी कि कंपाउंड है अमाइनो एसिड। अगर हम अमाइनो एसिड की डिटेक्शन कर रहे हैं इसके ज़रिए से, तो अमाइनो एसिड जो है वो कलरलेस कंपाउंड होते हैं, इसका हमें आइडिया नहीं हो रहा। तो अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा कंपाउंड केमिकल एजेंट यूज़ किया जाता है, निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन ये एक लोकेटिंग एजेंट है जो कि किसकी डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, अमाइनो एसिड की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। तो जब हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो अमाइनो एसिड पहले इनविजिबल फॉर्म में होगा, तो निनहाइड्रिन की स्प्रे से ये कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उससे फिर हमें ये आइडिया होगा कि यहाँ पे जो है वो कोई अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको लोकेटिंग एजेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लोकेटिंग एजेंट का पहले यूज़ देख लेंगे, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, डिटेक्शन ऑफ कलरलेस और इनविजिबल सब्सटेंस ऑन क्रोमेटोग्राम्स। ठीक है, यानी कि क्रोमेटोग्राम्स के अंदर वो सब्सटेंस जो कलरलेस और इनविजिबल होते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ी कि सपोज हमारे पास अमाइनो एसिड की अगर हम डिटेक्शन कर रहे हैं तो अमाइनो एसिड की डिटेक्शन के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे, निनहाइड्रिन को एज अ स्प्रे यूज़ करेंगे। तो निनहाइड्रिन जो है वो अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें कौन सा कलर देंगे, पर्पल कलर देंगे। अच्छा, अब हम इसका दूसरा टॉपिक देखते हैं जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल क्रोमेटोग्राम, कि क्रोमेटोग्राम जब हमारे पास आ जाता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होती है इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो जो आपकी बुक पे जो टेक्निक में टाइप्स होती हैं, आपकी बुक पे जो टाइप मेंशन है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जो क्रोमेटोग्राम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है। तो इसके अलावा भी जो डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट पेपर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो अगर आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं या कोई और क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज़ करते हैं, जब उसके ऊपर से वो स्टेशनरी फेस बन जाता है और उसके ऊपर से जब मोबाइल फेस रन कर जाती है
उनको हम किसका नाम देते हैं? क्रोमेटोग्राम का। ठीक है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। क्रोमेटोग्राम की आप डेफिनेशन कर सकते हैं, दी फिल्टर पेपर और एनी क्रोमेटोग्राफी पेपर विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, यानी जिसके ऊपर कंपोनेंट सेपरेट हो चुके हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटोग्राम। ठीक है, क्रोमेटोग्राम इस टाइप का होगा, उसके ऊपर हमारे पास इस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट पार्ट्स आए हुए होते हैं। अगर हमारे पास मिक्सचर में एक ही कंपोनेंट बना है तो हमारे पास एक स्पार्ट आएगा, और अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट बने हुए हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा स्पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो इसको हम यानी कि हमारे पास अगर सपोज़ के ये दो डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी क्या फाइंड की जाती है? क्रोमेटोग्राफ के ऊपर से उनकी आरएफ वैल्यू फाइंड की जाती है। आरएफ वैल्यू पीछे हमने पढ़ा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सल्यूट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ बेस लाइन से सल्यूट ने कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस सॉल्वेंट, जबकि सॉल्वेंट ने यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यानी पहला काम ये होता है कि उसको क्रोमेटोग्राम को इंटरप्रिटेशन करने से पहले सबसे पहला काम ये करते हैं कि क्रोमेटोग्राम को ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको हमने रखना होता है यूवी लाइट के अंदर। यूवी लाइट के अंदर रख के तो हमने उसकी जो होती है लास्ट लाइन वो हमने ड्रा करनी होती है कि सॉल्वेंट ने कहाँ तक ट्रैवल किया। ठीक है, वहाँ पर लगा के हमने लेड पेंसिल से उन स्पार्ट्स के ऊपर भी सर्कल करना होता है कि ये जो हमने यहाँ पे मिक्सर लगाया था वो रन करके कहाँ तक गया है। उसके बाद फिर हम यहाँ से मेजर करते हैं उसकी मदद से, स्केल की मदद से, कि कितने सेंटीमीटर जो है वो यहाँ से ट्रेवल करके सॉल्वेंट गया वो यहाँ पे लिखेंगे, और कितना हमारे पास कोई स्पार्ट गया है हमने उसको डिटेक्ट करने के फिर उसकी आरएफ वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ जो आम एक जनरल बहुत से कंपाउंड की जो आरएफ वैल्यूज़ होती हैं वो पहले से फाइंड हुई होती हैं। आप एक अननोन कंपाउंड की आरएफ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आप उसको जो पहले से नाउन आरएफ वैल्यूज़ हैं, नाउन आरएफ वैल्यूज़ जो हैं, तो नाउन आरएफ वैल्यूज़ को आप उसमें क्रॉस मैच करेंगे, तो उससे फिर आप एक अननोन कंपाउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास अननोन कंपाउंड बना है ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, यानी कि पहले से नाउन कंपाउंड की आरएफ वैल्यूज़ को जो आपने फाइंड की है आरएफ उससे मैच करते हैं। ठीक है, अगर हम याद रखें कि एक ही कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी कंपोनेंट है उसकी सेम आरएफ वैल्यू होगी। ठीक है, एक ही कंडीशंस का मतलब ये है कि हमने जैसे अगर 6:4, ठीक है, यानी कि 6 ml हमने अगर हम ये एथानॉल और वाटर का मिक्सर ले रहे हैं, अगर हम बार बार जो आरएफ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी बार बार जो आरएफ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं वो अगर हम सेम इन्वायरमेंट में ले रहे हैं, यानी कि हम बार बार यही वाला मिक्सचर ले रहे हैं 6:4, तो हमारे पास आरएफ की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम यही वाला लें, हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि हम 7:3 भी कर सकते हैं, 8:2 भी कर सकते हैं, या हम वाटर को ज़्यादा ले लें, एथेनॉल को कम कर लें। ठीक है, हम कोई भी जो है वो मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर हम बार बार जो आरएफ की वैल्यू अगर एक ही कंडीशन के अंदर ले रहे हैं तो वो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास वो जो अननाउन कंपाउंड है उसके अगर हमारे पास जो आरएफ वैल्यू आ रही है उसको जब हम नाउन आरएफ वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हम उस कंपाउंड की डिटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो यही कंपाउंड, जस्ट एक पहला एक बेसिक स्टेप होता है उसके लिए। ठीक है, उसकी आगे कंफर्मेशन आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स की जाती हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से लैब के अंदर जब कोई नया कंपाउंड प्रिपेयर किया जाता है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती हैं और कौन सी टेक्निक हमें किस यानी कि प्रोसेस के बारे में, कौन से कंपाउंड के बारे में कैसे आइडिया देती है। ठीक है, वो सारी हम आप हायर क्लासेस में अगर कोई बंदा आप में से केमिस्ट्री पढ़ता है तो उसमें आप देखेंगे। जस्ट आप देखें कि ये हम क्रोमेटोग्राम की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि क्रोमेटोग्राम की इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे पहले हमने ये देखना होता है, उसको ड्राई करना होता है, और उसके बाद फिर उसको यूवी लाइट के अंदर जो डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स आए हैं उनकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और फिर इसको नाउन वैल्यू से कंपेयर करना होता है। ठीक है, ये है क्रोमेटोग्राम की इंटरप्रिटेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तीसरा टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्योर एंड
इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब अगर हमारे पास जब हम RF वैल्यू किसी प्योर कंपाउंड की कैलकुलेट करते हैं तो याद रखें कि जब हम प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि हमारे पास वन कंपोनेंट है, कोई और उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं है। जब हमारे पास एक ही कंपोनेंट आएगा तो हमारे पास क्रोमेटोग्राम के अंदर जस्ट वन स्पॉट होगा, वन स्पॉट ऑन क्रोमेटोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम स्पॉट लगा के चेक कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास सिंगल स्पॉट आ रहा है तो इट्स मीन हमारे पास एक ही कंपाउंड प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास याद रखें कि जो इम्प्योर कंपाउंड होते हैं, इम्प्योर कंपाउंड का मतलब ये है कि उसमें वो कंपाउंड के अंदर एक मिक्स कंपोनेंट नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, मोर देन वन कंपोनेंट, एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है तो हमारे पास क्रोमेटोग्राम के अंदर भी एक से ज़्यादा स्पॉट्स आएंगे, मोर देन वन स्पॉट अपीयर ऑन क्रोमेटोग्राम। अच्छा, अब आपको पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर कंपाउंड बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। तो उसके लिए फिर आप ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास प्योर कंपाउंड होगा तो क्रोमेटोग्राम के ऊपर जस्ट सिंगल स्पॉट आएगा, तो उससे हमें ये कन्फर्मेशन हो जाएगी कि ये हमारे पास कोई प्योर कंपाउंड प्रेजेंट है। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा स्पॉट्स आ रहे हैं तो उससे उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास प्योर कंपाउंड नहीं है बल्कि मिक्सचर की फॉर्म में कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया, लोकेटिंग एजेंट, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल क्रोमेटोग्राम और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। लोकेटिंग एजेंट के बारे में हमने देखा कि ये कलरलेस और इनविजिबल सब्सटेंस की डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी, अमाइनो एसिड की डिटेक्शन के लिए निन हाइड्रोजन यूज़ की जाता है और इसको क्रोमेटोग्राम के ऊपर ये जो केमिकल यूज़ करते हैं लोकेटिंग एजेंट के तौर पर उसको स्प्रे किया जाता है। और ये असल में काम क्या करता है कि वो कलरलेस कंपाउंड को एक कलर दे देता है जिससे फिर हमें उसकी डिटेक्शन करना आसान हो जाता है। इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है कि सबसे पहले इसको ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद डिफरेंट पार्ट्स की RF वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और फिर उस RF वैल्यू को कंपेयर किया जाता है नॉन RF वैल्यूज से और फिर इस कंपाउंड की डिटेक्शन की जाती है। फिर हमने देखा कि प्योर और इम्प्योर कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है। अगर हमारे पास क्रोमेटोग्राम के ऊपर सिंगल स्पॉट आ रहा है तो वो ये डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे कोई एक ही कंपोनेंट है, मीन के प्योर कंपोनेंट कोई प्रेजेंट है, और एक से ज़्यादा स्पॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट एक से, ये जो मिक्सचर है हमारे पास एक से ज़्यादा कंपोनेंट पे मुश्तमिल है, यहाँ पे मिक्सचर मौजूद है, इम्प्योर कंपाउंड मौजूद है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।